सभी दोस्तों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, हमें आज की जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। इससे पहले भी राष्ट्रपति के कुछ वीडियो अपन ने अपलोड किए हैं। जैसे एक वीडियो में तो अपनी चर्चा हुई थी राष्ट्रपति पद को लेकर और उसकी कार्यपालिका शक्तियां कौन से अनुच्छेदों में निहित है। तो अनुच्छेद 52-53 को लेकर चर्चा हुई थी। एक वीडियो अपना बना था जिसमें राष्ट्रपति की संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली का अपन ने अध्ययन किया था अनुच्छेद 54 और 55 के तहत। एक वीडियो में अपन ने राष्ट्रपति की महाभियोग प्रणाली के बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखो, जब भी आप लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ो, सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटना। एक तो होंगी सामान्यकालीन शक्तियां, मतलब अगर देश में सामान्यकालीन परिस्थिति हो तब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। दूसरा, जब देश में आपातकाल हो या संकट काल हो, तो दूसरी शक्तियां पढ़ना आप आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं और इन्हें संकटकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं। समझ गए बात। सामान्यकालीन शक्तियों को अपन चार भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहले अपन देखेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। उसके बाद अपन लोग देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। और उसके बाद में पढ़ लेंगे कौन सी, न्यायिक शक्ति। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसको अपन तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 352। फिर अपन पढ़ेंगे संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को ही कहते हैं क्या, राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तीसरा आपातकाल पढ़ेंगे अपन कौन सा, वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जब भी आप लोग पढ़ो उससे पहले उसका एक डायग्राम देखना कि भाई राष्ट्रपति की शक्तियां दो भागों में होंगी। एक तो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां रहती हैं, और जब देश में आपातकालीन स्थिति हो तब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां रहती हैं। अब सामान्यकालीन शक्तियों में आज के वीडियो में अपनी जो चर्चा होगी वो होगी कौन सी शक्ति को लेकर, विधायी शक्ति को लेकर। समझ गए। तो आगे अपन प्रारंभ करें, इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, विधायी शक्ति, कई बार हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी अपन कंफ्यूज रहते हैं कि ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी। जैसे आपसे एक प्रश्न से शुरुआत करें अपन, क्वेश्चन आ गया आपके पास, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। क्वेश्चन क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। चार ऑप्शन आपके पास, विधायी शक्ति, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका शक्ति, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय शक्ति, चौथा ऑप्शन है न्यायिक शक्ति। यह आपके पास क्वेश्चन है। समझ गए बात। इसका आंसर देखना क्या होगा। फिर अपन ये भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की इस शक्ति को अपन विधायी शक्ति में क्यों शामिल करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति मानी जाती है, विधायी शक्ति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, तो पहले तो इससे पहले अपन ये देखें कि विधायी शक्ति में राष्ट्रपति की किन शक्तियों को शामिल करेंगे अपन। तो
इससे पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, विधायी मतलब विधि से संबंधित शक्ति, विधि कह दो चाहे कानून कह दो, एक ही बात है। अब हमें ये ध्यान रहना पड़ेगा कि कानून बनाने की शक्ति या विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधि या कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। समझ गए बात? अब संसद से संबंधित जो भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होंगी वो सारी की सारी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां मानी जाएंगी? विधायी शक्ति। हर एक शक्ति को अपन ये देखेंगे कि राष्ट्रपति की यह शक्ति क्या संसद से संबंधित शक्ति है क्या? अगर संसद से संबंधित राष्ट्रपति की कोई शक्ति हुई तो वह शक्ति किस प्रकार की शक्ति होगी? विधायी शक्ति, क्योंकि विधि से संबंधित कार्य किसका होता है? संसद का होता है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति एक एक करके देखते हैं अपन। तो इसमें वही शक्तियां होंगी जो संसद के संबंध में शक्तियां हैं। पहला अनुच्छेद 85 को लेकर देखें अपन। संसद का सत्र बुलाने और सत्र अवसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? संसद का अधिवेशन बुलाने व अधिवेशन समाप्त करने की शक्ति। अब देखो, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का अधिवेशन समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। अधिवेशन को हम बोल सकते हैं सत्र। तो संसद का सत्र बुलाने और अधिवेशन को समाप्त करने को अपन बोल सकते हैं क्या? सत्रावसान। एक ही बात है। मैं इस लाइन को ये भी बोल सकता हूं कि संसद का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। अब आप बीच में एक क्वेश्चन समझना। संसद के सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? समझ गए बात? अगर क्वेश्चन आता संसद के सत्र को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, तो आंसर क्या आता? राष्ट्रपति। समझ गए बात? क्वेश्चन यदि होता संसद के सत्र को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, तब तो अपना आंसर क्या होता? राष्ट्रपति के पास। लेकिन क्वेश्चन क्या है? संसद के सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा पीठासीन अधिकारी। ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना। सत्र को समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो उस समय पीठ पर आसीन होता है, मुख्य गद्दी पर बैठा होता है, उस अधिकारी को ही क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कहते हैं। जैसे लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का सभापति। मतलब क्या हुआ स्थगित करने का, वो भी समझना। जैसे आज संसद का सत्र प्रारंभ हुआ, आज कोई तारीख है, आज की तारीख में संसद का सत्र प्रारंभ हो गया। पहले दिन चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, लगभग 42 दिन का संसद का सत्र चलता है। अधिकतम अपन माने तो लगभग कितने दिन का चलता है? 42 दिन का संसद का सत्र चल रहा है। पहले दिन संसद का सत्र बुलाया किसने? राष्ट्रपति ने। अंतिम दिन संसद के सत्र को समाप्त करने की घोषणा किसने की? राष्ट्रपति ने की। लेकिन जैसे पहले दिन जो संसद के सत्र चला, पहले दिन भी चला, दूसरे दिन भी चला, तीसरे दिन भी चला, पर डे संसद का सत्र चल रहा है।
अब पहले दिन संसद का सत्र हुआ, आज का दिन कंप्लीट हो गया, अब बाकी कार्य दूसरे दिन होगा। इसका मतलब आज की बैठक तो समाप्त हो गई ना, तो बैठक को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? जो उस समय पीठ पर बैठा है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास। तो ये सत्र का स्थगित करने का मतलब ये हो गया कि परमानेंट सत्र समाप्त नहीं हुआ, आज की बैठक समाप्त हो गई, अब बाकी बैठक होगी कल। ये क्या कहलाता है? सत्र को स्थगित करना कहलाता है। तो अनुच्छेद 85 में तो ये ध्यान रखना आपको। अनुच्छेद 85 में एक चीज और ध्यान रख लेना, देखो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा तो एक परमानेंट या स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है, उसके बाद लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वो भी कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 85 के तहत। तो राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति तो अपन ने देखी कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरी विधायी शक्ति देखेंगे अपन, अनुच्छेद 86। दूसरी देखना विधायी शक्ति अपन बात करेंगे कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद 86 की। संसद में कोई भी भाषण देना हो या संसद में कोई संदेश भेजना हो तो राष्ट्रपति संसद में भाषण भी दे सकता है, राष्ट्रपति संसद में अपना कोई संदेश भी भेज सकता है। ये संसद में भाषण देने की और संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 86 के तहत। और राष्ट्रपति द्वारा जो भाषण दिया जाता है ना, उसे अपन भाषण न कहकर, क्या कि देश का पहला नागरिक है इसलिए सम्मान के रूप में उस भाषण को कहते हैं अपन क्या? अभिभाषण। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण को क्या कहते हैं? अभिभाषण। तो अनुच्छेद 86 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है तथा संसद में अभिभाषण दे सकता है। अब थोड़ा ध्यान देना, क्यों? राष्ट्रपति जब चाहे तब संसद में संदेश भेज सकता है, जब चाहे तब संसद में भाषण दे सकता है, मतलब अभिभाषण दे सकता है। ये शक्ति तो राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद के तहत है? 86 के तहत। यहां अपन ने भाषण की बात की है। अब एक वर्ड और आता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। एक वर्ड जिसके अपन चर्चा करेंगे वो कौन सा है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। देखो ये क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। 5 साल बाद में नई लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो नई लोकसभा का गठन होता है। नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बार जब लोकसभा की बैठक होती है तब लोकसभा की अकेले की बैठक न होकर संसद की संयुक्त बैठक रखी जाती है। क्या रखी जाती है? संसद की संयुक्त बैठक रखी जाती है। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद, या नई लोकसभा लिखते हैं अपन, लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ, इसका मतलब नई लोकसभा। तो अपन यहां लिख सकते हैं नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाले संसद के प्रथम बैठक। चलो एक तो ये ध्यान रखोगे कि नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हुई पहली बार, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। समझ गए बात? इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो संसद की पहली बैठक होती है ना, उसमें भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो ये तो देखो प्रॉपर जो चलती है ना संसद की संयुक्त बैठक कब कब होती है?
एक तो नई लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होती है ना, तब दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक होती है ना, वो भी दोनों के सदनों की एक साथ होती है। तो नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाले संसद की प्रथम बैठक तथा प्रत्येक वर्ष होने वाली संसद की पहली बैठक समझ के बात, ये दो चीजें हो गई। इनको राष्ट्रपति संबोधित करता है। इनको कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। पहली बैठक जब भी होती है उसको संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। और इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा है आर्टिकल 87। समझ के बात? अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में दोनों में अंतर समझ लेना। अनुच्छेद 86 में तो है राष्ट्रपति का अभिभाषण और अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण कब होगा? जब नई लोकसभा के गठन के बाद दोनों सदनों की पहली बैठक होगी तथा प्रत्येक वर्ष जब संसद की पहली बैठक होगी, उसमें जो राष्ट्रपति संबोधित करता है वही राष्ट्रपति का क्या कहलाता है? विशेष अभिभाषण। समझ गई? तो 3 विधायी शक्ति कंप्लीट। इसके आगे देखते हैं अपन और देखो संसद से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें अपन विधायी शक्तियों में शामिल करें। चौथी विधायी शक्ति अपन लिख सकते हैं सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है कहां कहां? राज्यसभा में, और सदस्य मनोनीत करता है कहां? लोकसभा में। अब राज्यसभा में तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य किन क्षेत्रों से होने चाहिए? या तो कोई सदस्य होना चाहिए कला के क्षेत्र से, या हो साहित्य के क्षेत्र से, या हो विज्ञान के क्षेत्र से, और या हो कौन से क्षेत्र से? समाज सेवा के क्षेत्र से। यहाँ आदि मत लगा देना, क्योंकि आदि लगाते ही तो मतलब हो जाएगा किसी और क्षेत्र से भी हो सकता है। बस केवल इन 4 क्षेत्रों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति कहाँ मनोनीत करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसका प्रावधान तो दे रखा है आर्टिकल 80 में। कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है। और ये सदस्य कैसे होने चाहिए? ये सदस्य होने चाहिए कैसे? आंग्ल भारतीय, या इन्हें कह सकते हैं अपन एंग्लो इंडियन सदस्य। तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कहां मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब यहां थोड़ा सा देखो वर्तमान में परिवर्तन हो चुका है। ये जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की जो परंपरा या रीति रिवाज या अपने संविधान में जो प्रावधान चला रहा था, वो चला रहा था संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को 2 सदस्य, कौन से 2 सदस्य? 2 आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति थी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये जो सदस्यों को मनोनीत करने वाली शक्ति का प्रावधान था ना, वो हर 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। और अब की बार 25 जनवरी 2020 तक ये अनुच्छेद लागू था, लेकिन 25 जनवरी 2020 के बाद में इस अनुच्छेद को आगे बढ़ाया नहीं गया। तो वर्तमान में यह शक्ति नहीं है। समझ गए बात? तो वर्तमान में ध्यान रखना, राष्ट्रपति को केवल
12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। ये शक्ति कहां पे है? राज्यसभा में। समझ गए बात। 25 जनवरी 2020 से ये प्रावधान समाप्त है। तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अगली शक्ति की अपन बात करें विधायी शक्तियों में, तो देखो अपन कितनी शक्ति होगी? 4 होगी शायद। क्यों? 5वीं शक्ति की अपन बात करें। देखो कानून कौन बनाता है? अपने को पता है कि संसद कानून बनाती है। संसद में अपन शामिल करते हैं किस किस को? लोकसभा और राज्यसभा। ये तो संसद के 2 सदन हैं। और संसद के अंग के रूप में किसे भी शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर ही अपन क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। सही है यहां तक? अब संसद कानून बनाती है तो इसका मतलब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा से पारित होगा। तो संसद के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक लास्ट में हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे सुनना, राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या है वो अपन बात करेंगे। कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए किसके पास भेज सकता है? संसद के पास भेज सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 111 के तहत है। समझ गए बात? तो एक शक्ति ये हो गई कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। और राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 111 के तहत। अगली अपन विधायी शक्ति के बारे में बात करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में दिया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 5 विधायी शक्तियां हो चुकी हैं अपनी। 6वीं विधायी शक्ति देखे तो कौन सी है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब समझना इसमें, अब ये भी अपनी चर्चा हुई थी, कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। समझ गए बात? अब संसद कानून बनाएगी और दूसरी तरफ अपन सोचें तो संसद की हर समय तो बैठक चलती नहीं। संसद का तो एक फिक्स टाइम है, जैसे साल का निश्चित एक शेड्यूल है कि भाई एक साल में संसद की 3 बैठक होंगी। जो पहली बैठक होगी जिसे अपन बजट सत्र भी कहते हैं वो तो होगी ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर मानसून कालीन सत्र, फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर में जाके शीतकालीन सत्र। तो संसद की तो बैठक या अधिवेशन कितने होते हैं एक साल में? 3 अधिवेशन होते हैं। अब यदि कोई ऐसा समय हो जब किसकी आवश्यकता हो? कानून निर्माण की आवश्यकता हो, और उस समय यदि संसद की बैठक नहीं चल रही हो तब कानून कौन बनाएगा? तब चलो संसद की बैठक तो नहीं बुला सकते, क्योंकि संसद की तो इतनी जल्दी बैठक कहां से बुलाएंगे? संसद में तो जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो उनको घर घर थोड़ी जाएंगे बुलाने के लिए कि हाँ भाई सर आप आइए कानून बनाइए। इतनी जल्दी मतलब ये काम तो हो नहीं सकता। तो अब संसद के अंग के रूप में अकेला बचा कौन है? राष्ट्रपति। तो ऐसी परिस्थितियों में अकेला राष्ट्रपति भी कानून बना सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया यही कानून क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। और अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की यह शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत। समझ गए बात? तो अब कुछ परिस्थिति आप सुनना। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? अगर जैसे एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछो, आप बताना कि देखिए मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। एक लाइन ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो। बताओ सही है या गलत है?
बिल्कुल ये लाइन एकदम करेक्ट है, सही है। एक लाइन आपके सामने ये पेश की जाए कि संसद की बैठक चल रही है लेकिन फिर भी कानून बनाना अति आवश्यक है, तो क्या ऐसे समय में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? दोबारा सुना, लैंग्वेज क्या है? संसद की बैठक चल रही है लेकिन तत्काल समय में कोई कानून बनाना जरूरी है, तो क्या ऐसे समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा इस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। समझे बात? क्योंकि अध्यादेश जारी करने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त क्या है? संसद की बैठक नहीं चल रही हो। अब देखो दूसरा सुनना। अब संसद में अपन दो सदन लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बैठक चल रही है, राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही, मतलब संसद के एक सदन की बैठक चल रही है, एक सदन की बैठक नहीं चल रही, तो क्या ऐसे समय में अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? तो ऐसे समय में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि संसद की बैठक तो नहीं चल रही ना, संसद के केवल एक सदन की तो बैठक चल रही है। एक सदन कभी भी कानून बना नहीं सकता, तो एक सदन की बैठक चल रही हो और दूसरे सदन की बैठक नहीं चल रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो अध्यादेश होता है ना, अध्यादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्थायी कानून। अध्यादेश भी एक तरह का क्या है? कानून ही है। जैसा कानून कार्य करता है वैसा ही कार्य क्या करता है? अध्यादेश करता है, क्योंकि ये भी अध्यादेश भी तो क्या है? कानून है। बस फर्क ये है कि यह कानून पूरी संसद ने न बनाकर अकेले किसने बनाया है? राष्ट्रपति ने बनाया है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि इस अध्यादेश की या इस अस्थायी कानून की अधिकतम अवधि कितनी होगी, तो ये समझना। अब इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि देखो, कम से कम तो कितनी भी हो सकती है। लास्ट अपन अधिकतम अवधि की बात करें, इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह 6 सप्ताह। ध्यान रखना, ज्यादातर जगह अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह बता रखी है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए 6 माह व 6 सप्ताह, तो सही आंसर क्या होगा? 6 माह व 6 सप्ताह। क्यों होगा इसका सही आंसर? जैसे संसद का कोई अधिवेशन है, क्यों? संसद का एक अधिवेशन इस तारीख से लेके इस तारीख तक चला, समझ गए बात? फिर बीच में गैप आ गया, फिर संसद का अगला अधिवेशन इस तारीख से लेके इस तारीख तक चला, समझ गए बात? अब ये संसद के दो अधिवेशन हो गए, एक तो ये वाला अधिवेशन या सत्र और एक ये वाला अधिवेशन या सत्र। बताओ दो अधिवेशनों के मध्य ज्यादा से ज्यादा कितने महीने का अंतर हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए संसद के दो अधिवेशनों या दो सत्र के मध्य ज्यादा से ज्यादा अंतर कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने का अंतर हो सकता है, समझ गए बात? तो ये अध्यादेश सपोज करो अपने इस दौरान जब संसद की बैठक चल रही थी, तो इस दौरान तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता ना, क्योंकि संसद की बैठक चल रही है तब तो अध्यादेश जारी हो ही नहीं सकता। जिस दिन संसद की बैठक समाप्त हुई उसके जस्ट अगले दिन अध्यादेश जारी हो सकता है। क्यों? तो अपन ये मान लेते हैं कि संसद की बैठक जैसे ही समाप्त हुई अगले दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। फिर संसद के दो अधिवेशनों के मध्य गैप कितना हो गया? 6 माह का हो गया। फिर संसद की अगली बैठक या अगला अधिवेशन जब शुरू हुआ, अब आगे का नियम ध्यान रखना, जब संसद का अगला अधिवेशन शुरू होता है उसके बाद 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गया? 42 दिन। 42 दिन तक इंतजार किया जाता है। अगर इन 42 दिनों के दौरान संसद उस अध्यादेश को, अध्यादेश तो क्या था? एक अस्थायी कानून था, संसद उस अध्यादेश को स्थायी कानून के रूप में मान्यता दे दे, तब तो वह स्थायी कानून बन जाता है। और 42 दिन के इंतजार में, कितने दिन का इंतजार होगा? 42 दिन का। 42 दिन में संसद उस अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती है, तो 42 दिन कंप्लीट होते ही वह अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें अपन तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो गई? 6 माह 42 दिन, या अपन कह सकते हैं 6 माह 6 सप्ताह। और इसी के साथ अपनी कंप्लीट होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति।
अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखो चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की एक तो कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। एक वीडियो में तो अपनी ये चर्चा होगी और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो और इस वीडियो को कंप्लीट याद करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।